हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता मित्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सातवाहन। तो सातवाहन के समय में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रुद्र दमन कौन था। और ये दामन नहीं होगा, दमन होगा। तो दमन होगा। और हमसे पूछा गया है कि रुद्र दमन कौन था। तो जो रुद्र दमन था वो एक शक शासक था। तो ये शक शासक था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चरक। तो जो कनिष्क का राजवैद्य था वो था चरक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पादेटी फैंथलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अगर हम अशोक के शिलालेखों को, अशोक के जो शिलालेख थे उनको अगर हम पढ़ने की बात करें तो उसको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स प्रिंसप। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं कुम्भलहार, पटना से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। और इनका जो अंतिम जीवन का जो अंतिम समय बीता था वो श्रवणबेलगोला में बीता था। और श्रवणबेलगोला में ही इन्होंने जैन धर्म की जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म की एक सबसे कठिन व्रत होता है और वो होता है संथारा, या उसको सल्लेखना बोलते हैं। ये इन्होंने वहीं पे किया था, श्रवणबेलगोला में ही। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राहुलोवाद सूत्र। तो राहुलोवाद सूत्र से अशोक के धम्म की परिभाषा, जो धम्म की परिभाषा है वो राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मौर्य काल में प्रचलित विष्टि थी। तो जो विष्टि थी उसको हम जो मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था उसको, उसका क्या मतलब होता था। तो उसका जो मतलब था विष्टि, यानी कि निःशुल्क श्रम। तो निःशुल्क श्रम को ही हम विष्टि बोलते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि निःशुल्क श्रम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो अगर हम सोने के सिक्कों की बात करें तो सोने के सिक्के स्टार्ट किए थे इंडो ग्रीक्स ने। तो इंडो ग्रीक्स ने सोने के सिक्के चलाए थे। और अगर हम सातवाहन की बात करें तो सातवाहन की अगर हम बात करें तो सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो इन्होंने चलाए थे शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन ने। और सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक्स ने। और अगर इंडो ग्रीक की अगर हम बात करें
इंडो ग्रीक की अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक के ही टाइम में एक शासक हुआ था और वो हुआ था मियंदर। मियंदर एक शासक था जिसने नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु से वाद विवाद किया था, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे थे बौद्ध धर्म के बारे में। और जब वो इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया था तब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो किसी विदेशी द्वारा अगर हम बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करें तो वो इंडो ग्रीक के टाइम में हुआ था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो अगर हम बौद्ध धर्म की शाखा की बात करें तो इसमें मेन दो शाखाएं होती हैं। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन इसमें जो मेन होती हैं वो दो हैं, एक है हीनयान और एक है महायान। और इसको बोलते हैं हम, हीनयान को बोलते हैं लेसर व्हीकल और महायान को बोलते हैं लार्जर व्हीकल। तो जो कनिष्क था वो अनुयायी था महायान का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि पुरुषपुर। तो जो कनिष्क की राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि रुद्रदमन। तो यहाँ पे होगा रुद्रदमन। तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख जो है वो रुद्रदमन का है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम कलिंग के विजय की बात करें तो जो कलिंग का पहले तो युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इस कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके विजय के बारे में अगर हम बात करें कि कौन से शिलालेख में लिखा गया है तो वो लिखा गया है 13वें शिलालेख में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको क्या कहा जाता था। तो अगर हम गुप्तचरों की बात करें तो मौर्य काल के जो गुप्तचर थे उनको संस्था, गुण पुरुष और संचार इन सभी नामों से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि ये सभी या उपरोक्त सभी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 7। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय समाज था वो 7 भागों में विभक्त था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची का स्तूप इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अशोक ने। तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण करवाया था अशोक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि अशोक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरामेइक तो इन सभी में लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक एवं अरामेइक इन सभी भाषाओं में लिखे गए हैं या इन सभी लिपि में लिखे गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो की थी वो सैंड्रोकोट्स के रूप में की थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक था वो था धर्मपाल। जो पाल
वंश था, पाल वंश का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ था और वो था धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रम शिला विहार का निर्माण करवाया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो अगर हम नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का शासक था धनानंद। धनानंद धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो नंद वंश के पश्चात जो मगध पे शासन था वो था मौर्य वंश का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मौर्य वंश। अगर हम मगध की बात करें तो इस पे सबसे पहला जो शासन किया था वो किया था हरण्यक डायनेस्टी के लोगों ने। तो पहले किया था हरण्यक डायनेस्टी के लोगों ने और इसका जो फाउंडर था वो था बिंबिसार। तो बिंबिसार इसका फाउंडर था। बिम्बिस हरण्यक के बाद आया था शेषुनाग। तो शेषुनाग का फाउंडर था शेषुनाग। शेषुनाग के बाद आया था नंद डायनेस्टी या नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। और नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नहीं, मतलब मौर्य वंश के बाद आया था जो वंश जिसने मगध पे शासन किया वो था शुंग डायनेस्टी या शुंगा डायनेस्टी उसको बोलते हैं, शुंगा डायनेस्टी। तो इस तरीके से मगध पे पहले हरण्यक डायनेस्टी के बाद शेषुनाग के बाद नंद के बाद मौर्य और मौर्य के बाद फिर शुंगा डायनेस्टी के लोगों ने शासन किया था। तो हमसे पूछा है कि नंद के बाद, तो नंद के बाद जो थे वो थे मौर्य। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। तो जो विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय कब हुआ था। तो त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इस त्रिमूर्ति की जो अवधारणा थी वो किस काल में आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि गुप्त काल। तो गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति की अवधारणा बनी थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास ने लिखा है उसका जो नायक था वो कौन था। तो कालिदास द्वारा रचित जो मालविका अग्निमित्रम है उसका जो नायक था वो था अग्निमित्र शुंग। जो अग्निमित्र शुंग था ये पुष्यमित्र शुंग का लड़का था, अग्निमित्र शुंग। और इसी के बारे में मालविका और अग्निमित्र की कहानी है और ये एक लव स्टोरी है। तो ये एक लव स्टोरी है मालविका और अग्निमित्र की। अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। तो योग फिलॉसफी के जो प्रतिपादक हैं वो है पतंजलि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पतंजलि। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी या फिर और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतियोगिता मित्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर ये पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतियोगिता मित्र को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे आपको ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।